क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो है लर्निंग फैक्टर्स एंड जेंडर बायस। कि जो लर्निंग का प्रोसेस हमारा चलता है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, और जो जेंडर इन इक्वालिटी है, लैंगिक जो असमानता है, वो इस चीज को कैसे प्रभावित करती है लर्निंग के प्रोसेस को, इसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसमें आती है कि लर्निंग क्या होती है, जिस जो हम पहले भी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नए कंसेप्ट्स को या फिर नई नॉलेज को ग्रहण करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की थी कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो बिहेवियर है स्टूडेंट का वो चेंज हो जाता है, या फिर इसी प्रोसेस के द्वारा जो टीचर है वो डिजायर्ड चेंजेस किसी स्टूडेंट के बिहेवियर में कर पाता है। ठीक है। तो लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो अनुभव से जो चीज आती है। ठीक है। तो कैसा प्रोसेस है जिसमें हम नई नॉलेज, नई स्किल, नए एटीट्यूड्स और नई वैल्यूज को सीखते हैं। अब बात आती है कि जो लर्निंग है, ये अधिगम जो है, ये सीखना जो है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहली चीज, बहुत सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, केवल वही पॉइंट्स हैं हमारे, लेकिन ये अलग से कंसेप्ट है इसका। तो यहाँ पर एक बार और चेंज जो होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, बाकी हमारी चीजें सेम रहेंगी यहाँ पर। कि लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर, टेम्परेरी चेंज नहीं है ये। टेम्परेरी चेंज और किस कंडीशन में होता है कि जब हम थक जाते हैं तो हमारा जो व्यवहार है वो चेंज हो जाता है, या फिर कोई ड्रग्स हम लेते हैं, स्पेशली अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली पेन किलर्स हैं, उनसे हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। या फिर जो भी नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, जो मादक पदार्थ होते हैं, उनसे भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है। लेकिन वो टेम्परेरी होता है, जैसे ही कोई ड्रग या फिर थकान आपकी उतर जाती है तो आपका बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन लर्निंग से वो चेंज क्या होगा, परमानेंट चेंज होता है। ठीक है। और लॉन्ग लास्टिंग इसमें चेंज आता है। जो भी हमारी लर्निंग होती है, जो भी हम सीखते हैं, या तो वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि बार बार जिस चीज के एक्सपोजर में आप रहते हो, बार बार जिस चीज को अनुभव करते हो, तो वो चीज आप धीरे धीरे सीख जाते हो। या फिर कोई चीज हम अभ्यास से सीखते हैं, प्रैक्टिस से, कोई चीज ट्रेनिंग से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारी उम्र बढ़ रही है तो हम चीजें भी सीख जाएंगे। उम्र का बढ़ना, बाल सफेद होना, ठीक है, ये बस एक एजिंग प्रोसेस है। इससे हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि उस इंसान को, अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा है, तो उसको नॉलेज भी आपसे ज्यादा होगी। ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस से आती है नॉलेज। तो किसी कम उम्र के व्यक्ति में भी अपने से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति से ज्यादा अनुभव हो सकता है, वो प्रैक्टिस ज्यादा हो सकता है कि उसने ज्यादा की हो, ट्रेनिंग उसने ज्यादा की हो, तो नॉलेज भी उसको ज्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र में है तो उसको नॉलेज ज्यादा होगी। ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है कि जो भी आपका उद्देश्य होगा उसी को आप अपने नजर में रखकर, उसी को ध्यान में रखकर जो है कोई भी चीज आप सीखते हैं। ठीक है। इसमें दोनों तरह का हमारा बिहेवियर चेंज होते हैं, शारीरिक और मानसिक, यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है जब हमारा ज्ञान में वृद्धि होती है। और हमारा मेंटल जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, हमारे सोचने का तरीका, हमारे समझने का तरीका, ये सारी चीजें भी इसमें चेंज हो जाती हैं। ठीक है। जैसा कि हमने किया था कि एजुकेशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो सेम चीज है कि लर्निंग भी क्या है, कंटिन्यूअस, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम से बाहर निकल गए तो आपकी लर्निंग जो है वो रुक जाती है। ठीक है। तो ये दोनों तरीके की हो सकती है, कॉन्शियस भी हो सकती है। आप, कुछ चीजें होती हैं जो आप अपनी इच्छा से सीखते हो, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप नहीं सीखना चाहते थे, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में आने के बाद, या फिर ऐसे लोगों के साथ आप हैं, उनकी चर्चा से आप एक्सीडेंटली या फिर इंसिडेंटली वो चीज, अनकॉन्शियसली वो चीज सीख लेते हैं। ठीक है। तो ये कुछ हमारी लर्निंग की विशेषताएं हैं, सीखने की विशेषताएं हैं। अब बात आती है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस लर्निंग के प्रोसेस को प्रभावित करते हैं।
तो 3 हमने किए थे, ट्रायडिक प्रोसेस इसको बोला था। क्या-क्या चीजें थी? पहला था हमारा टीचर, कि एक तो महत्वपूर्ण इसमें टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है और तीसरा हमारा कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है। तो ये 3 हमने पाद किए थे, 3 इसके चरण किए थे कि जो हमारी टीचिंग है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। टीचर का होना जरूरी है, स्टूडेंट का होना जरूरी है और जिस विषय वस्तु को पढ़ाया जाएगा उसका भी होना जरूरी है। तो अब इन तीनों से रिलेटेड ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है, कि कुछ होंगे जो टीचर सेंटर्ड होंगे, कुछ होंगे जो लर्नर सेंटर्ड होंगे और कुछ होंगे जो आपके कंटेंट सेंटर्ड होंगे, या फिर हम बोलें कि एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स होंगे। इन 3 की ही चर्चा हम डिटेल में करेंगे। आपसे एग्जाम्पल पूछेगा कि ये जो फैक्टर सामने आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा टीचर सेंटर्ड है, कौन सा लर्नर सेंटर्ड है, या फिर कौन सा एनवायरनमेंट या फिर कंटेंट सेंटर्ड, कौन सा इसमें मेथड या फिर कौन सा इसमें फैक्टर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, कि जो शिक्षार्थी से रिलेटेड जो हमारे फैक्टर्स हैं जो उसकी लर्निंग को प्रभावित करेंगे, क्या क्या हो सकते हैं। अब आप सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, यहाँ केवल आपके सामने एक अलग से टॉपिक इसका बना के और एक पॉइंट्स में वो चीजें लिख दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहली है मोटिवेशन, कि अगर वो स्टूडेंट जो है वो मोटिवेटेड नहीं है, मोटिवेशन उसकी डाउन है, तो उसका सीखने का मन भी नहीं करेगा वो चीज। ठीक है, कि एक बच्चा है जो क्लास में हर समय ध्यान देता है, जो भी टीचर पढ़ाता है, एक बच्चा है जो कभी क्लास में ध्यान लगा लेता है, कभी वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है। तो ऑब्वियस है कि जो बच्चा 100% अपना क्लास में मेंटली फिजिकली प्रेजेंट रहता है, तो वो ज्यादा सीखेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। दूसरे नंबर पर आती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कैसे? कि एक बच्चा है जिसका आईक्यू क्या है, कम है, यानी कि वो चीजों को बहुत धीरे धीरे समझता है। एक बच्चा है जो बहुत जल्दी चीजों को कैच कर लेता है। तो अब कौन ज्यादा सीख पाएगा एक लिमिटेड टाइम में? तो जिसका आईक्यू ज्यादा होगा, जो जल्दी से चीजों को पकड़ लेता है, वो ज्यादा सीख पाएगा। तो इंटेलिजेंस भी मैटर करती है। प्रायर नॉलेज, कि पहले आपको उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, यही टॉपिक आप पढ़ रहे हैं या फिर आप यूनिट मान सकते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का पहले से आपको थोड़ा सा आउटलाइन पता हो कि ये चीजें इसमें रहती हैं, या फिर कहीं पर आपके सिलेबस में कभी किसी और कोर्स में आया हो, तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा। और जिसके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैच्योरेशन, कि वो जो स्टूडेंट है, वो जो लर्नर है, वो कितना मैच्योर है। ठीक है, जितना ज्यादा मैच्योर होगा तो उतना ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग या फिर उसके एक्सपीरियंस ज्यादा होंगे, तो वो ज्यादा जल्दी सीख पाएगा। ठीक है, और आप ऐसे भी मान सकते हो कि एक पर्टिकुलर एज में जो है कोई एक पर्टिकुलर चीज ही बच्चा सीख सकता है। अब आप एलकेजी यूकेजी के बच्चे को, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री समझाने लग जाएं या फिर सीधा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताने लग जाएं, तो वो नहीं कैच कर पाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर एज है कि जैसे जैसे उसका शारीरिक और जो बौद्धिक स्तर है वो बढ़ता जाएगा, तो उस लेवल की चीज वो सीख पाएगा। अगर आप पहले उसकी मैच्योरेशन से पहले, यानी कि कोई चीज उसको 10 साल की उम्र में सीखनी थी, ठीक है, आप 5 साल की उम्र में उसको सिखाना चाहते हैं, तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, उतनी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप नहीं हुई है अभी। तीसरी अगली चीज आती है हमारी इसमें अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, कि कितना ध्यान हम देते हैं उस चीज को सीखते समय, या फिर कितना हमारा फोकस उसके ऊपर रहता है। जितना ज्यादा अटेंशन और कंसंट्रेशन होगी सीखते समय, उतना ही जल्दी और उतना ही ज्यादा वो शिक्षार्थी उसको सीख पाएगा। इमोशनल स्टेट क्या है? इमोशनली वो स्टेबल है कि इमोशनली अनस्टेबल है? क्या उसको कोई पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी टेंशन है, उसको बहुत सारा तनाव है, स्ट्रेस है, तो वो उसके अंदर चीजें बहुत लेट समझ में आएंगी उसको। और एक बच्चा है जो हमेशा खुश रहता है, ठीक है, किसी चीज किसी प्रकार का उसको स्ट्रेस नहीं है, तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो इमोशनल स्टेट भी मैटर करती है। क्या उस लर्नर की, उस शिक्षार्थी की एज है? तो ये भी मैटर करती है।
हेल्थ क्या है उसकी, क्या वो थका हुआ है या फिर पूरा एनर्जेटिक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो स्वस्थ है, हेल्दी है, तो सीख पाएगा। नहीं तो वो जो भी उसको इलनेस होगी उसी के चक्कर में उलझा रहेगा। ठीक है। लास्ट आती है इसमें सेल्फ एफिकेसी, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपने ऊपर विश्वास इतना होना कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लूंगा, तो ये सेल्फ एफिकेसी होती है। तो जिस विद्यार्थी की जितनी ज्यादा सेल्फ एफिकेसी होगी उतना जल्दी और उतना ज्यादा वो सीख पाएगा। जिसकी सेल्फ एफिकेसी लो होगी वो उतना ही धीरे और उतना ही कम सीख पाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपसे पूछेगा इमोशनल स्टेट, तो ये लर्नर रिलेटेड फैक्टर है, टीचर रिलेटेड है, कंटेंट है या फिर एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा आता है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, कि शिक्षक की तरफ से ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो किसी भी लर्निंग के प्रोसेस में या फिर उसके आउटकम को डिसाइड कर सकती हैं। सबसे पहली चीज जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कॉम्पिटेंसीज में, कि टीचर की सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। जितना ज्यादा उस सब्जेक्ट की उस टीचर को नॉलेज होगी उतना ही ज्यादा वो स्टूडेंट्स तक उस नॉलेज को ट्रांसफर कर पाएगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट मास्टरी होनी चाहिए। टीचिंग मेथड्स का उसको अलग अलग पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल एक ही टीचिंग मेथड किसी टीचर को पता था, उस मेथड से जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं और अब टीचर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है। तो अलग अलग मेथड्स जो है टीचर को पता होने चाहिए। जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, जो उनका आपस में बॉन्डिंग है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। जब वो बॉन्डिंग अच्छी होती है तभी जो है, अब आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जिस क्लासरूम में अपने स्कूल टाइम में पहुंच जाओ, जिस जिस टीचर की क्लासरूम में आप हमेशा खुश रहते हो या फिर उस टीचर की क्लास आने का वेट करते हो, तो उसका आपको समझ में भी बहुत जल्दी आता है। ठीक है। एक बार आपका माइंडसेट ये बन गया कि ये टीचर अच्छा है तो उसका आपको समझ में बहुत जल्दी आता है। और किसी भी कारण से, चाहे उसने आपको पनिश किया या फिर जो भी रीजन है, अगर उसकी नेगेटिव परसेप्शन आपके दिमाग के अंदर बन गई किसी भी टीचर की, तो वो चाहे कितना ही अच्छा टीचर हो, चाहे गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो आप उससे नहीं सीख पाएंगे। तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप ये भी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो ये टीचर की तरफ से कुछ फैक्टर्स हैं, ये भी आप याद रखेंगे। लास्ट इसमें आता है हमारा एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनता है, जो सोसाइटी का एनवायरनमेंट बनता है, जो फैमिली एक परिवार का एनवायरनमेंट किसी के घर के अंदर बनता है, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है। तो पहली चीज क्लासरूम क्लाइमेट, कि क्लासरूम क्या सेफ फील करते हैं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चे एनकरेजिंग फील करते हैं, सभी बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक या दो बच्चे के ऊपर ही टीचर फोकस किए जा रहा है, बाकी बच्चों को ध्यान भी नहीं देता है टीचर। तो वो क्लाइमेट, वो क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट अगर हेल्दी है, ठीक है, तो सभी बच्चे उसमें एंगेज हो पाते हैं, तो सीख भी अच्छे से पाएंगे। फिर है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में आपकी आ जाएंगी कि क्या उस कमरे में लाइट प्रॉपर है। ठीक है। अगर गर्मी का समय है तो क्या कूलिंग प्रॉपर है, फैन चल रहे हैं। अगर सर्दी का समय है तो वहां पर प्रॉपर इंसुलेशन का है कि बच्चों को ज्यादा सर्दी तो नहीं लग रही है। तो ये जो चीजें आती है ये हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक है। तीसरा इसमें आता है फैमिली एंड होम, कि घर पर उसका कैसा एनवायरनमेंट है, क्या पेरेंट्स उसको स्टडी में सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी फैमिली एंड होम में आ जाएंगी। फिर है पीयर ग्रुप, कि जिस विद्यार्थी के साथ वो स्टूडेंट क्लासरूम में एक ही बेंच पर जो उसके साथ बैठता है, तो उसके साथ उसका कैसा रिलेशन है। अगर वो अच्छा रिलेशन है तो एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे का जो लेवल है वो ऊपर उठाने का प्रयास वो दोनों करेंगे। और अगर दोनों, एक दूसरा छात्र जिसके साथ वो बैठता है वो बदमाश है, तो संगत का असर तो आता ही है। ठीक है। तो पीयर ग्रुप भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। अगला आता है हमारा असेसमेंट प्रैक्टिसेस, कि जब भी आप एक लर्निंग का प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है तो लास्ट में उसकी असेसमेंट होती है, इवेल्युएशन होती है। तो वो कैसी है, क्या वो समय समय पर फीडबैक जो है टीचर की तरफ से आता है, तो ये भी एक एनवायरनमेंट बनाता है। ठीक है। कि उसको पता है कि टीचर डाउट्स इसमें पूछेगा तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। करिकुलम रेलिवेंस,
कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है क्या वो रेलिवेंट है, क्या रियल लाइफ में उसकी कोई इम्प्लीकेशन है। अगर इम्प्लीकेशन है तो रियल लाइफ से उसको जोड़कर और स्टूडेंट्स को एनकरेज करके तो बहुत अच्छे तरीके से जो विद्यार्थी हैं वो सीख सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जिसकी रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन ना के बराबर है तो उसमें इंटरेस्ट लर्नर्स का बनाना, उसमें उनको मोटिवेट करना सीखने के लिए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो ये सारे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे कोई भी एक चीज पूछेगा कि ये चीज बता दीजिए कौन से लर्निंग फैक्टर में ये आती है। ठीक है, जैसे आपका 5 ऑप्शंस दिए मिलते हैं तो दो दो एक एक सब में से आपको मिलेगा, उसमें से फिर आपको सिलेक्ट करने हैं कि क्लासरूम का कौन सा था और एनवायरनमेंट का कौन सा था और आपका टीचर रिलेटेड कौन सा था। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है हमारा इसी से संबंधित है, जेंडर बायस इन एजुकेशन। कि जो लिंग के आधार पर, जो उसके जेंडर के आधार पर जो क्लास में बायसनेस होती है या फिर किसी सोसाइटी में बायसनेस होती है तो उसका लर्निंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि एक मान लिया एक ही क्लास में अलग अलग रिलीजन अलग अलग कास्ट के लोग बैठे हैं, तो कोई टीचर ऐसा है कि वो ये जेंडर बायसनेस करता है या फिर कास्ट के आधार पर बायसनेस करता है, तो जो उसकी कास्ट का नहीं है या फिर जो उसके रिलीजन का नहीं है उसको वो एक्सक्लूड या उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देता क्लास की चीजों में और बाकी बच्चों को वो एनकरेज करता है। ठीक है, तो वो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो वही चीजें हमारी सारी इसमें आती हैं। मीनिंग क्या है अगर एजुकेशन की हम बात करें तो जेंडर बायस रेफर्स टू अनइक्वल ट्रीटमेंट और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डेड टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर्स। कि लिंग के आधार पर अनइक्वली ट्रीट करें हम, कि ये मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड मैथ को अच्छा नहीं कर पाएगी तो उनको छोड़ो। ठीक है, मुझे 3-4 बच्चे मेल में मिल जाएं ऐसे जो मैथ में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये लिंग के आधार पर क्या हुआ, बायसनेस हुई। इन एजुकेशन जेंडर बायस ऑपरेट्स एट मल्टीपल लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पर ये होता है। करिकुलम लेवल पर भी हो सकता है कि जो आपकी किताबें हैं उसमें भी बायसनेस मिल सकती है। ठीक है, कि जो भी टॉपिक है उसमें एग्जाम्पल आपके सामने ऐसा लिखा गया हो। ठीक है, कि जैसे एक माने कि मैथमेटिक्स का ही माने तो क्लास जो आपका करिकुलम है जो आपकी बुक है उसी में एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है समझने के लिए कि जो फीमेल्स हैं वो मैथ में अच्छी नहीं होती। ठीक है, क्लासरूम इंटरेक्शन, कि जो क्लासरूम और मेल टीचर है तो वो मेल स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट है तो, या फिर मान लो कि फीमेल टीचर है तो फीमेल स्टूडेंट्स के साथ या फिर मेल स्टूडेंट्स के साथ वाइस वर्सा। ठीक है, वो क्लास टीचर के ऊपर है कि वो किस जेंडर को प्रेफर करता है। तो जो इंटरेक्शन है वो क्लास में उसमें भी बायसनेस हो सकती है। टीचर की एक्सपेक्टेशन कि साइंस में जो है मेल छात्र अच्छा करेंगे, फैशन डिजाइनिंग में फीमेल छात्र अच्छा करेंगी, तो ये टीचर की एक्सपेक्टेशन अलग अलग जेंडर्स के अकॉर्डिंग उनसे हो सकती है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, कि जहां पर भी वो बच्चे उस क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी स्कूल में किसी कोचिंग में कहीं पर भी पढ़ रहे हैं वहां पर हैं तो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स दोनों, लेकिन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज हैं टॉयलेट्स हैं वो नहीं है। ठीक है, तो ये भी बायसनेस के अंदर चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन इसमें यूनेस्को ने दी है, उसने बोला है कि जेंडर इक्वलिटी क्या होती है। अगर हम जेंडर इक्वलिटी को समझ लेते हैं तो हमें जेंडर इनइक्वलिटी समझ में आ जाएगी। इक्वलिटी क्या है कि इक्वल राइट्स हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो या फिर अदर जेंडर हो, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, सभी की भागीदारी उसमें क्लासरूम में सुनिश्चित की जाए, सभी को बराबर मौके दिए जाएं। ठीक है, इन एक्सेस पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, कि सभी को बराबर अधिकार दिए जाएं, बराबर जिम्मेदारी दी जाए, बराबर मौके दिए जाएं। तो ये उसने यूनेस्को ने बोला है कि जेंडर इक्वलिटी होती है एजुकेशन में, शिक्षा में।
इसके विपरीत जो चीज होगी वो होती है जेंडर बायसनेस। ठीक है, कि जहां पर ना इक्वल राइट्स हैं, ना इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वहां पर जेंडर बायसनेस आ जाएगी। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में ये जेंडर बायसनेस हो सकती है। सबसे पहला आता है इसमें एक्सेस बायस। एक्सेस का मतलब क्या है कि जो स्कूलिंग है या फिर जो एजुकेशन है उसमें एक्सेस ही नहीं है। कि जैसे माने कि एक गांव या फिर एक शहर का एग्जाम्पल आप मान सकते हो, ठीक है, समझने के लिए जो भी आप लें, ठीक है, तो वहां पर केवल मेल के लिए हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट है, फीमेल्स के लिए नहीं है। ठीक है, या फिर मान सकते हैं कोएड भी नहीं है, केवल मेल्स के लिए है। या फिर मान सकते हो कि कहीं कहीं पर केवल फीमेल्स के लिए कॉलेजेस हैं, वहां पर मेल नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये एक्सेस बायस में ये चीजें आ जाती हैं। दूसरा है करिकुलम बायस। कि करिकुलम बायस, इसमें भी जेंडर स्टेरियोटाइप्स आ जाते हैं कि जो करिकुलम में ही लिखा हुआ है कि आपके सामने आया, मान लिया डाइट एंड न्यूट्रिशन ही आप कर रहे हैं, तो वहां पर एक किचन का आपके सामने फोटो उस बुक में कहीं पर लगा हुआ है उस किताब में, तो किचन के अंदर एक महिला काम करती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर करिकुलम बायसनेस हो गई। ठीक है, क्योंकि उस वो दिखाने को दोनों जेंडर का दिखा सकते थे अलग अलग फोटो, लेकिन फोटो से उन्होंने दर्शाया कि जो महिला है, जो फीमेल है, वो रसोई घर में उसका ज्यादा रोल होता है, डोमेस्टिक वर्क्स में उसका ज्यादा रोल होता है। ठीक है, कहीं पर कोई और है, इंजीनियरिंग है या फिर किसी और फील्ड में है, डॉक्टर की इमेज है, तो वहां पर मेल का फोटो दिखाया हुआ है। तो ये करिकुलम बायस में आ जाता है हमारा, कि जो हमारी किताबों के जरिए हमारे अंदर जाता है। तीसरे नंबर पर आता है क्लासरूम इंटरेक्शन बायस। कि क्लासरूम में जो टीचर है वो अनकॉन्शियसली, ठीक है, जानबूझकर भी कर सकता है और अनकॉन्शियसली भी कर सकता है कि मेल चाइल्ड है तो फीमेल्स के प्रति ज्यादा ध्यान दे, फीमेल सॉरी मेल टीचर है तो फीमेल स्टूडेंट्स के प्रति, फीमेल टीचर है तो मेल स्टूडेंट्स के प्रति, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेक्शन बायस हो जाएगा। इसके बाद आता है अचीवमेंट बायस। कि जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी जो स्टूडेंट है, मेल है, तो वो इस फील्ड में एक्सपर्टीज, मेरी ऐसी क्या है एक्सपेक्टेशन है कि मेल इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, फीमेल इस फील्ड में अच्छा कर सकती हैं, तो ये अचीवमेंट बायस में ये चीज आ जाती है। लास्ट आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल बायस। कि इंस्टीट्यूट्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं, ऐसे बनाए गए हैं कि वहां पर किसी एक जेंडर को आधार बनाकर ही सारी फैसिलिटीज हैं, दूसरों को नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिटेल में समझ सकते हैं कि अनइक्वल एक्सेस टू स्कूलिंग ये हमारा एक्सेस बायस में आता है। कि बॉयज एजुकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, लड़कियां जो हैं जल्दी स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, क्योंकि जो उनके आसपास जो स्कूल थे वो 10th या +2 तक थे, अब कॉलेज उनके आसपास नहीं है, दूर घर वाले भेजते नहीं हैं, तो ये एक्सेस बायस में आ जाता है। करिकुलम में ये बता ही दिया है आपको कि ऐसी बुक्स बुक्स में ऐसी इमेज आती हैं कि जो महिलाएं हैं उनको घर के काम करते हुए दिखाया जाता है उन फोटोज में, और जो पुरुष होते हैं उनको प्रोफेशनल कार्य करते हुए दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। इंटरेक्शन बायस में जो टीचर है अनकॉन्शियसली यहाँ पर लिखा है, आप कॉन्शियसली भी मान सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल हमारा आउटकम क्या है कि लड़कों को ज्यादा सवाल पूछे जाएं और गर्ल्स को डिस्करेज किया जाए पहले ही कि तुम्हें तो आता ही नहीं होगा, तुमसे क्या पूछें। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेक्शन बायस में आ जाएगा। अचीवमेंट बायस में कि जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो एक्सपेक्ट उनसे किया जाता है कि वो मैथमेटिक्स में पुअर परफॉर्म करेंगी, वो अच्छा नहीं करेंगी मैथमेटिक्स में, तो ये अचीवमेंट बायस। इंस्टीट्यूशनल में कि जैसे टॉयलेट्स नहीं है लड़कियों के लिए, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो सेफ नहीं है उनके लिए, तो ये हमारा इंस्टीट्यूशनल बायस में आ जाएगा। अब बात आती है कि ये होता क्यों है, कारण क्या है इसका, और इसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कारण क्या है इसका। कॉजेज ऑफ जेंडर बायस। सबसे पहले तो हमारा जो पेट्रियार्कल सोशल सिस्टम है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसी के आधार पर कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, कि वहां पर मेल्स को ज्यादा पावर दी गई है, ऐसा माना जाता है। कल्चरल स्टीरियोटाइप्स।
कि जो कल्चर के अकॉर्डिंग भी आ जाता है कि उस कल्चर को ज़्यादा एक्सेस दिया जाता है, ठीक है? जो दूसरा कल्चर है या फिर दूसरा रिलीजन है, उसके लिए पर्टिकुलर कोटा है केवल, वो उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये कल्चरल स्टीरियोटाइप में पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स कि जहाँ पर अच्छी एजुकेशन होती है, क्वालिटी एजुकेशन जहाँ पर मिलती है, वहाँ पर पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो गरीब के बच्चे वहाँ पर पढ़ नहीं सकते, ठीक है? तो इकोनॉमिक फैक्टर वहाँ पर आ जाएगा, तो इससे भी बायसनेस आ जाती है, क्योंकि जब एक क्लासरूम के अंदर एक पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से ही लोग आएंगे, वहाँ पर सब इकोनॉमिक स्टेटस के लोग नहीं होंगे कि गरीब भी है, अमीर भी है, मिडिल क्लास भी है, वहाँ केवल मान लिया हायर जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि जेंडर बायसनेस वहां पर हो गई है। अब लड़कियों को जल्दी शादी उनकी कर दी जाती है, तो उनको उतने अवसर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि जो उसके ससुराल वाले हैं वो उसको फर्दर स्टडीज के लिए ना भेजें, ठीक है? लैक ऑफ फीमेल टीचर्स कि फीमेल टीचर्स भी कम हैं, तो फीमेल टीचर्स कम हैं तो जो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं वो मेल स्टूडेंट्स से, स्पेशली अगर बात करें बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो डाउट नहीं पूछ पाते हैं अपने, तो यहाँ पर भी जेंडर बायसनेस आती है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन टेक्स्ट बुक्स जो हमने देख लिया कि फीमेल्स को ऐसी फोटोज हमारे जो बुक्स हैं उनमें लगाई जाती हैं पहले ही, कि जो फीमेल्स हैं वो किचन के काम करते हुए दिखाई जाती हैं और मेल्स को प्रोफेशनल कार्य करते हुए दर्शाया जाता है। तो ये हमारे कुछ कॉमन कारण रहते हैं, इनसे मिलते जुलते आप और कुछ सोच सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हो। अब बात है कि जेंडर बाइसनेस हो गई है, तो इसके परिणाम क्या देखने को हमें मिलते हैं कि जब लड़कियों के लिए बराबर मौके नहीं मिलेंगे, तो फीमेल या फिर जो माने कि लिटरेसी रेट जो होगा फीमेल का वो लो रह जाएगा, साक्षरता दर महिलाओं की कम रह जाएगी। अगर उनको एक्सेस बायस है कि वो दूर तक भेजते नहीं है उनके घर वाले, और पास में कोई कॉलेज या स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए, तो इससे क्या होगा कि जल्दी वो स्कूल छोड़ देंगी। 10 तक था उसके आसपास स्कूल, 10वीं कक्षा तक उसने पढ़ाई कर ली, इसके बाद स्कूल या फिर कॉलेज जो है हायर स्टडीज के लिए वो बहुत दूर है, वहां पर घर वाले भेजते नहीं है, तो स्कूल ड्रॉप आउट ये देखने को मिलता है परिणाम स्वरूप, ठीक है? लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जब 10 बच्चे मान लिया 10 लड़कियां जो है 10th क्लास में अपने आसपास के स्कूल में पढ़ रही थी, तो 10 में से केवल एक या दो ही हायर स्टडीज के लिए अपने घर से दूर जा पाएंगी, तो लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रह जाती हैं उनके लिए, ठीक है? जेंडर इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, अब अगर साक्षरता दर ही महिलाओं की कम है, तो उनको अपने आप वो एक पुरुष प्रधान समाज बन जाएगा, क्योंकि वो ना सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगी, क्योंकि उतना उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहा है, इतनी उनके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है? तो जेंडर इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। और जब केवल एक ही जेंडर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे फिर अदर जेंडर हो, जब एक ही जेंडर लगा हुआ है डेवलपमेंट में या फिर जो भी कार्य हैं उसमें, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है तो नेशनल डेवलपमेंट ये क्या हो जाती है, या फिर जो विकास की रफ्तार है वो धीमी हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, कम है, या फिर एम्प्लॉयज मान सकते हो कि कम है। तो ये हमारा इसके कुछ परिणाम निकल कर आते हैं। अब क्या क्या इससे, क्या क्या हमारे पास इंडिकेटर हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं? यहीं से आपको दिख रहा है कि पहला तो है आपका कि लिटरेसी रेट अगर आप निकालें तो उससे आपको पता लग जाएगा, क्या आइडिया आपको मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं जेंडर बाइसनेस हुई है, कि अगर लिटरेसी रेट मेल और फीमेल में ज्यादा डिफरेंस आपको मिलता है, वो डेटा आपने कलेक्ट किया, ज्यादा डिफरेंस आपको मिला, तो उस डेटा डिफरेंस से आप आइडिया लगा लेंगे कि जेंडर बाइसनेस हुई है, ठीक है? जो ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट रेट आप निकालेंगे कि 10 लड़कियों ने एडमिशन लिया था स्कूल में और 10th क्लास के बाद 8 ने स्कूल छोड़ दिया, उन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, तो ड्रॉप आउट रेट से आप पता कर सकते हैं कि जेंडर बायसनेस हुई है, और उसमें भी एक्सेस बायस है, ठीक है? ऐसे भी कि कंप्लीशन, ड्रॉप आउट का अपोजिट होता है कंप्लीशन रेट,
कि 10 लड़कियों ने एडमिशन लिया, तो उन्होंने अपनी स्टडीज जो है, जो हायर स्टडीज है, वो कितनी लड़कियों ने कंप्लीट की। तो कंप्लीशन रेट से भी हम पता कर सकते हैं कितनी लड़कियों ने एडमिशन लिया या फिर किसी और जेंडर ने एडमिशन लिया। एनरोलमेंट रेट से भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो जेंडर इनइक्वलिटी को दर्शाते हैं। पहला एनरोलमेंट रेट, कि कितना एनरोल हुई लड़कियां या फिर लड़के। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितनी है पुरुषों की और महिलाओं की। ड्रॉप आउट रेट कितना है, कंप्लीशन रेट कितना है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, तो ये कैसा है। ठीक है, तो ये 5 हमारे कुछ कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम जेंडर इनइक्वालिटी को निकाल सकते हैं। तो ये पांचों आप याद रखेंगे। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडिकेटर फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। ठीक है, तो 3 इसमें से आपको एक ऑप्शन अलग से होगा, 3 यहाँ से आपको दिए मिलेंगे, तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब बात आती है कि ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर बायसनेस चल रही है, तो क्या क्या हम ऐसे तरीके, क्या क्या हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे ये जो इनइक्वालिटी है, बायसनेस है, इसको कम किया जा सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इसका उपाय है, सबसे पहला मेजर है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। कि जो सरकार है या फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो प्राइवेट बॉडीज हैं, वो इस तरह का एक कैंपेन चलाएं या फिर इस तरह का कोई प्रोग्राम चलाएं जिससे जो है, जो लड़कियां हैं, वो भी अपने आसपास ही हायर एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, कि एक्सेस बायसनेस को खत्म किया जाए, कि कोई लड़की, कोई पुरुष इस वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ दे कि वो उसके आसपास कोई कॉलेज या स्कूल नहीं है। ठीक है, जेंडर सेंसिटिव करिकुलम बनाया जाए, कि ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को ही एक पर्टिकुलर काम के लिए प्रमोट किया जा रहा है टेक्स्ट बुक में, कि महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वर्क और मेल्स के लिए जो है प्रोफेशनल वर्क, तो दोनों को वहां पर बराबर रखा जाए और स्टीरियोटाइप्स को रिमूव किया जाए। टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए, कि वो जेंडर सेंसिटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस उनकी की जाए, कि वो जेंडर के आधार पर ये उनके मन में कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये धारणा ना बन जाए कि ये पर्टिकुलर जेंडर में इस चीज की क्षमता होगी और दूसरी चीज की क्षमता नहीं होगी। तो इस तरह की टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, कि जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है तो वहां पर अलग से टॉयलेट बनाए जाए। सेफ्टी, अगर किसी स्कूल के एनवायरनमेंट में नहीं है तो सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। कुछ बच्चे जो गरीब हैं, एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका पुअर है, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। किस रूप में, स्कॉलरशिप या उनके इंसेंटिव के रूप में। ठीक है, तो ये कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिससे जो जेंडर बायसनेस है, जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे कुछ की कंसेप्ट्स। तो ये 4 चीजें आती हैं, कई बार इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, पहला है इसमें जेंडर बायसनेस। जेंडर बायस क्या होता है, कि जब हम जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो इतना हमने अभी तक किया है वो सारा हमारा जेंडर बायसनेस था। जेंडर इक्वलिटी की डेफिनेशन भी हमने कर ली थी स्टार्टिंग में ही, कि जहां पर इक्वल राइट्स दिए जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, तो वो जेंडर इन इक्वलिटी है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जो कि हमने एक इंडिकेटर देखा था जेंडर बायसनेस को मेजर करने के लिए, तो ये क्या होता है, कि रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन एजुकेशन, कि जितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनके नीचे बॉयज से उनको डिवाइड करें, तो ये जेंडर पैरिटी इंडेक्स बनता है। ठीक है, और पांचवा आता है इसमें हमारा हिडन करिकुलम, कि करिकुलम जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारी पुस्तकें हैं, उसमें ही छुपे हुए तरीके से, कि जो हमने इमेज का देखा कि महिलाओं को घरेलू कार्य करते हुए उसमें दर्शाया जाता है, और जो पुरुष हैं उनको प्रोफेशनल कार्य करते हुए दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हिडन करिकुलम के ये अंदर ये चीज आती हैं, कि स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है कि, ठीक है, अब टीचर पढ़ाते समय कोई नहीं बोलेगा कि महिलाओं को घर के कार्य ही करने चाहिए, लेकिन उस इमेज के द्वारा ये मैसेज, छुपा हुआ मैसेज चला गया उस पुस्तक से, कि जो महिलाएं हैं वो घर के कार्य में अच्छी होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इससे संबंधित कुछ हम पीवाईक्यू देखेंगे। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स
इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग आर नॉट रिलेटेड टू कंटेंट। तो सबसे पहला है क्वेश्चन आता है हमारा कि इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंटेंट से संबंधित नहीं है। अलग अलग हमने देखा था, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स भी हमने देखे थे, स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी देखे थे, एनवायरनमेंट के भी देखे थे। अब बोल रहा है कि कंटेंट से रिलेटेड इसमें से कौन से नहीं है। क्या रेडीनेस एंड विल पावर, ये किसका हो सकता है कि रेडीनेस किसके अंदर होनी चाहिए, स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, यानी कि ये लर्नर रिलेटेड फैक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, कि जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो कंटेंट है तो ये तो कंटेंट से रिलेटेड होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये केस से संबंधित है, कंटेंट रिलेटेड फैक्टर है ये। ठीक है, कंटेंट वर्ड भी आ गया है। बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, तो लर्नर शब्द आ गया है तो इसका मतलब ये लर्नर सेंटर्ड है। ठीक है, तो यानी कि ए भी आएगा, तो जिसमें ए नहीं है उसको कट कर दीजिए। बी आपका आंसर में नहीं आएगा, तो जहां पर बी है उसको भी कट कर दीजिए। ठीक है, अब सी आपका आंसर में आएगा, तो जहां पर सी ऑप्शन नहीं है उसको भी कट कर दीजिए। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ द कंटेंट, ये कंटेंट सेंटर्ड हो जाएगा, कंटेंट शब्द आ गया है। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए पीवाईक्यू जरूरी होते हैं, क्योंकि जब हम पीवाईक्यू नहीं लगाते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं लगता है कि कैसे उस टॉपिक को किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स, कि लर्नर्स की जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको प्रभावित करने वाले कौन से यहाँ पर कारक लिखे हुए हैं। क्या फैमिली स्ट्रक्चर से लर्निंग प्रभावित होती है? बिल्कुल होती है, कि किसी घर में अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है पढ़ाई के लिए तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आएगा। तो जहां पर ए ऑप्शन नहीं है उसको कट कर दीजिए। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी हमने देखा कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उससे भी जो है लर्निंग प्रभावित होती है, यानी कि बी भी आएगा। तो बी इसमें नहीं है तो ये कट हो जाएगा, तो यानी कि सारे के सारे हमारे होंगे। कल्चरल बैकग्राउंड भी होता है, टाइप ऑफ स्कूल भी होता है, अगर स्कूल अच्छा है तो अच्छा सीख पाएगा, स्कूल अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस विल बी अफेक्टेड इफ ए चाइल्ड डज नॉट वांट टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन एज ही और शी फील्स शाई। क्या बोला है इसमें कि अगर कोई बच्चा है वो शर्म की वजह से, ठीक है, क्या करता है कि दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं है, तो उसका कौन सा जो डेवलपमेंटल एरिया है, कौन सा उसका विकास का जो ऐसा एरिया है वो प्रभावित होगा। क्या उसका शारीरिक विकास रुक जाएगा, या उसका भावनात्मक विकास रुक जाएगा, या फिर उसका सामाजिक विकास रुक जाएगा, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी रुक जाएगी। ठीक है, तो सीधा सा है कि जब वो बाहर दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलता है, ठीक है, यानी कि समाज में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसका सामाजिक विकास ही, सोशल डेवलपमेंट ही क्या हो जाएगी, रुक जाती है या फिर प्रभावित होती है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आता है अब हमारा, जेंडर बायस इन क्लासरूम मोस्ट कॉमनली मैनिफेस्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो जेंडर बायसनेस है किसी भी क्लासरूम में सबसे ज्यादा किस वजह से दिखता है। क्या स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, की सभी स्टूडेंट्स का जो असेसमेंट किया जाता है उसके लिए एक फिक्स असेसमेंट शेड्यूल बनाया हुआ है, तो इससे तो बायसनेस नहीं आएगी, इससे तो फेयरनेस आती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं आएगा। यूनिफॉर्म सीटिंग अरेंजमेंट, कि कोई कहीं भी बैठ सकता है या फिर एक जैसा बैठने का इंतजाम है, तो इससे भी बायसनेस नहीं आएगी। डिफरेंशियल टीचर अटेंशन एंड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन ए स्टूडेंट सेक्स, कि जो टीचर है वो ध्यान
स्टूडेंट के सेक्स को देखकर देता है कि मेल स्टूडेंट है या फीमेल स्टूडेंट है, तो यहाँ पर बायसनेस आ जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन इसमें लग रहा है कि करेक्ट होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासरूम रिसोर्सेज, तो यहाँ पर बायसनेस नहीं होगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, द टर्म यूज्ड फॉर द इनविजिबल बैरियर दैट प्रिवेंट्स वुमेन फ्रॉम रीचिंग टॉप पोजीशन डिस्पाइट क्वालिफिकेशन, कि एक ऐसी इसमें से शब्द मुझे बता दो कि जो कि एक इनविजिबल बैरियर है, मतलब जो दिखाई नहीं देता, एक ऐसी रुकावट है जो महिलाओं को रोकती है टॉप पोजीशन पर पहुंचने से, भले ही वो कितनी ही क्वालिफाइड क्यों ना हो। क्या जेंडर गैप है, लीकी पाइपलाइन, स्टिकी फ्लोर या फिर ग्लास सीलिंग? तो इसका आंसर आपका होगा ग्लास सीलिंग। क्या मतलब होता है ग्लास सीलिंग का? ये एक ऐसा इनविजिबल या फिर हम बोलें अनएक्नॉलेज्ड, क्या है ये, बैरियर है दैट कीप्स वुमेन्स, और अगर यहाँ पर तो एक और शब्द लिखा होता माइनॉरिटीज, तो वो भी इसी के अंदर आ जाता, कि जो महिलाएं हैं या फिर जो माइनॉरिटी से संबंधित रखते हैं उनको ऊपर नहीं उठने देती है ये, फ्रॉम राइजिंग टू सीनियर या फिर हम बोलें लीडरशिप पोजीशन, तो वहां पर पहुंचने में ये इनविजिबल बैरियर का काम करता है ग्लास सीलिंग, कि जैसे एक ग्लास है, आप चलते चलते आपको दिखाई नहीं देता है, तो बिना दिखाई देने वाली रुकावट आपके सामने, बहुत अगर क्लियर वो है ग्लास तो नहीं दिखाई देता है कई बार, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट, इसके आगे आप ऐड कर लेंगे, तो ये ग्लास सीलिंग होता है, ठीक है। लास्ट इसमें क्वेश्चन आता है हमारा, द हिडन करिकुलम विद रिस्पेक्ट टू जेंडर रेफर्स टू, कि हिडन करिकुलम क्या होता है इसमें से। द इवेल्युएशन स्कीम अनाउंस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, क्या कोई इवेल्युएशन स्कीम है ये? इवेल्युएशन स्कीम तो नहीं थी। द फॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस कंटेंट, कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट सिलेबस का दिया गया है, तो यहाँ पर भी हिडन करिकुलम नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिस्टेड इन द स्कूल प्रोस्पेक्टस, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अनस्टेटेड नॉर्म्स, कि ऐसे नॉर्म्स जिनको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, या फिर अनस्टेटेड वैल्यूज, या फिर अनस्टेटेड जेंडर रोल्स, इम्प्लिसिटली टॉट थ्रू स्कूल प्रैक्टिसेस एंड मटेरियल्स, कि जो गुप्त रूप से बिना जाहिर किए जो है बच्चों को सिखाए जाते हैं, या फिर उनको उन तक पहुंचाई जाती हैं वो जो चीज उन स्टूडेंट्स तक, यही हमारा हिडन करिकुलम था, जिसमें हमने एग्जाम्पल भी किया था कि जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपकी पुस्तक है, उसमें ऐसे फोटो दिखाए गए हैं जिसमें महिलाएं जो हैं वो घरेलू कार्य करते हुए दर्शाई गई हैं, और जो पुरुष हैं वो जो है प्रोफेशनल कार्य करते हुए दर्शाए गए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो हैं हमारे जेंडर बायसनेस से और जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है उससे बनते हैं। आप इनको बहुत अच्छे से एक बार देख लेना, जो भी डाउट आपको लगे तो उसको आप पूछ सकते हो। इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को